नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें अपने बात करेंगे साथियों भोजन के अवयव व उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये रीट की बायोलॉजी में, जहाँ से निश्चित तौर पर एक प्रश्न तो बनता ही है। और भोजन के प्रमुख अवयवों की अगर बात की जाए तो साथियों 6 या 7, हाँ 7 अवयव अपन पढ़ेंगे। इसके साथ में ही मैं आपको साथियों संतुलित भोजन का जो टॉपिक है वो भी इसी चैप्टर में यहीं पर अपने साथियों करेंगे। ठीक है, तो भोजन के जो प्रमुख 7 अवयव हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और वहाँ से जो भी प्रश्न बन सकता है सभी को कवर करते हुए चलेंगे साथियों, जिससे बहुत अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और कोई भी प्रश्न एग्जाम में बने निश्चित तौर पर आप सही करोगे, गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और भोजन के प्रमुख अवयवों की बात की जाए, आप सब लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे ये अपने भोजन के मुख्य अवयव साथियों, प्रमुख अवयव हैं। और जिस भोजन में सारे के सारे प्रमुख अवयव मौजूद होते हैं उसी भोजन को अपन संतुलित भोजन साथियों कहते हैं। उसी भोजन को संतुलित भोजन साथियों कहा जाता है, जिसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्य के आधार पर भोज्य अवयवों का जो वर्गीकरण है वो साथियों 3 भागों में किया गया है। पहला भाग कौन सा है? शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य अवयव कौन कौन से हैं, यानी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, है ना, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए कौन से भोज्य पदार्थ हैं। तो ऊर्जा 3 से अपने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से, याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी उसके बाद में, और उसके बाद में आपकी जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है साथियों कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात करते हैं। शरीर निर्माण करने वाले अवयव, दूसरा जो अपना भाग है वर्गीकरण का वो है शरीर निर्माण करने वाले अवयव कौन से हैं। तो आपका प्रोटीन हुआ, खनिज लवण हुआ और जल, ये शरीर निर्माण करने वाले अवयव हैं, याद रखिएगा इसको भी। इसके बाद में बात करें सुरक्षा प्रदान करने वाले, भाई शरीर का विकास हो गया, या अपन ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ कि शरीर का सबसे पहले क्या होता है, निर्माण कौन करेगा? प्रोटीन, खनिज लवण और जल इसका निर्माण करेंगे। फिर इसका विकास होगा साथियों शरीर का, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से। सबसे ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है ना। और सुरक्षा उसके बाद में क्या होगी? निर्माण हो गया, विकास हो गया, अब सुरक्षा की आवश्यकता है रोगों से। तो रोगों से सुरक्षा की एक प्रकार से कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन, खनिज लवण, जल और प्रोटीन भी इसमें आते हैं साथियों। मुख्य रूप से विटामिन और खनिज लवण इसमें होते हैं। तो ये सारी बातें साथियों एक प्रकार से अपने इस एक प्रकार से टॉपिक में करेंगे अपन। और सबसे पहले अपन ने देखा कि कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को जो 3 भागों में बांटा जा सकता है, शरीर निर्माण करने वाले, उसका विकास करने वाले, है ना, और फिर उसको सुरक्षा प्रदान करने वाले अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है साथियों, इनमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप समझ गए होंगे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को, और सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लूकोज जो साथियों वो भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उसमें साथियों कितनी ऊर्जा होती है? 36 से लेके 38 एटीपी होती है साथियों, 36 से लेके 38 एटीपी होती है। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में 36 और 38 दोनों दिए हुए हों तो डेफिनेटली आपको 38 एटीपी ही करना है, और अगर ऑप्शन में आपको केवल 36 ही दिया हो तो फिर 36 एटीपी आपको करना होगा। अदरवाइज होते जो है ना ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी होते हैं साथियों, आपको यही मानना है, क्योंकि 36 से 38 एटीपी साथियों आपको मिलते हैं ग्लूकोज के एक अणु से ऊर्जा के रूप में। लेकिन यहाँ पर आपको 38 ही मानना पड़ेगा, 38 आपका जो वो सही जवाब यहाँ पर होगा। इसके बाद में बात करें तो एक एटीपी में साथियों 34 किलोजूल ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है? 34 किलोजूल एक एटीपी में। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। इस प्रकार से ग्लूकोज का जो एक मोल होता है, ग्लूकोज का जो एक मोल होता है उसमें कितनी ऊर्जा होगी साथियों? भाई 38 एटीपी जो है वो एक अणु में होती है, और
एक एटीपी में जो 34 किलो जूल होता है, तो 38 गुना क्या कर देंगे, 34 कर देंगे, तो 1296 किलो जूल आएगा, 1296 किलो जूल रहेगा। ठीक है। ऊर्जा पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद प्राप्त होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद जो वो ये ऊर्जा साथियों 1292 किलो जूल जो वो प्राप्त होती है। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6, सभी को पता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। और भोजन का सबसे प्रमुख जो अवयव माना जाता है या भोजन में जिसकी सर्वाधिक मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है साथियों। और ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथियों बने होते हैं, तभी इनका नाम कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। शरीर को ऊर्जा प्रदान ये करते हैं साथियों। एक यहाँ पर एक डेफिनेशन है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं आपको फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ऊष्मा तथा ताप के चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए 1 किलो कैलोरी जो वो किसके बराबर होती है, 4.18 किलो जूल की। ये प्रश्न भी साथियों पूछा गया एग्जाम में, शायद रीट 2018 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 किलो जूल के बराबर होती है। ठीक है साथियों। अब देखिए 1 किलो कैलोरी है ना, तो किलो कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। यानी कि अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ा रही है वो ऊष्मा, तो उसकी मात्रा कितनी है, वो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। उसी को बोलते हैं अपन, उस ऊष्मा को बोलते हैं अपन 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए 1 किलो कैलोरी में 4.18 किलो जूल होते हैं। अब 1 किलो जूल में कितने होंगे, तो ये 4.18 इधर आएगा, तो 1/4.18 किलो जूल, जो 1 किलो जूल जो 1/4.18 किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है, 1000 कैलोरी के बराबर होती है, इसलिए 1000/4.18 भी इसको जो वो साथियों कैलोरी के रूप में लिखा जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी समस्या जो अभी नहीं होगी साथियों, आराम से आपको समझ आ रहा होगा सब। भाई बातें याद रखनी है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। इनमें समझाने वाली कोई बड़ी चीज़ है नहीं, है ना। इनको आपको याद रखना है, फैक्ट्स हैं, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों। और लगभग सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने शामिल करने की इसमें कोशिश की है। चलिए आगे बात करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा साथियों प्राप्त होती है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। विटामिन सी का निर्माण और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण का कार्य भी जो साथियों कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखिए, तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे और शर्करा युक्त की बात करेंगे। तो स्टार्च युक्त में तो आपके आते हैं रोटी है, चावल है, अनाज है, आलू है, अरबी है, केला है। ये सारे के सारे रोटी, चावल, अनाज, अरबी, आलू, है ना, केला, ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और इनसे अपने स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शर्करा के रूप में कहाँ मिलता है, गुड़ में, चीनी में, खजूर में, मुनक्का में, इनमें गुड़ के रूप में, सॉरी शर्करा के रूप में जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे अपने प्रकार देखें अपन, विभिन्न जो आपकी शर्कराएं हैं उनके आधार पे, जैसे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं आपके, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये मोनोसेकेराइड में आते हैं। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आपके सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे डाइसेकेराइड में आते हैं। फिर है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, हिपेरिन है, ये सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आपके आते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए एक सारणी है जो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इनको। जो फ्रुक्टोज शर्करा है वो उसको अपन फल शर्करा यानी फलों में पाई जाती है, पके हुए फलों में पाई जाती है फ्रुक्टोज शर्करा। शहद शर्करा भी इसको बोलते हैं, और सबसे मीठी शर्करा भी साथियों इसको कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फलों में अगर और शहद में एक प्रकार से पाई जाए तो निश्चित ही बहुत मीठी होगी। तो सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज शर्करा को ही कहा जाता है। उसके बाद में बात करें ग्लूकोज शर्करा की, तो साथियों ये अपन बात करें, ग्लूकोज वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है।
तो इसको अपन बोलते हैं सरल या रक्त शर्करा, रक्त में भी पाई जाती है और सरल शर्करा है, ठीक है। फिर ग्लैक्टोज, इसको मस्तिष्क शर्करा साथियों कहा जाता है। सुक्रोज को आपको इक्सु शर्करा या गन्ने की शर्करा या प्रतीप या टेबल शर्करा या व्यावसायिक शर्करा के नाम से भी जो सुक्रोज को जाना जाता है। माल्टोज को अंकुरित अनाज में साथियों ये एक प्रकार से माल्टोज शर्करा जो वो पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा जो वो साथियों दुग्ध या आपका जो दुग्ध होता है, दूध होता है, उसमें पाई जाती है। तो लैक्टोज तो देखिए बहुत आसान है, याद हो जाएगा, लैक्टोज दुग्ध शर्करा के रूप में पाई जाती है, सामान्य नाम इसका दुग्ध शर्करा है। माल्टोज जो वो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। सुक्रोज का जो सामान्य नाम वो इक्सु शर्करा, गन्ने की शर्करा, प्रतीप या टेबल शर्करा या व्यावसायिक शर्करा भी इसको कहते हैं। ग्लैक्टोज मस्तिष्क शर्करा है। ग्लूकोज आपकी सरल या रक्त शर्करा भी इसको कहते हैं। और फ्रक्टोज जो वो उसको फल शर्करा, शहद शर्करा या सबसे मीठी शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें अपने कुछ विशेष बातों की इसमें। तो विशेष ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, जो भविष्य में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज अपन बोले वो किस रूप में संचित होता है अपने शरीर में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जबकि पौधों में किस रूप में होता है साथियों? स्टार्च के रूप में होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। मड के स्टार्च या मड अपन जिसको बोलते हैं उसके रूप में, मंड, ठीक है, इसके रूप में संचित होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की, अगर मानव शरीर की बात की जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है साथियों, जो भविष्य में ऊर्जा प्रदान करने के एक प्रकार से काम में आता है। उसके बाद में बात करें सेल्यूलोज की, तो फलों, सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में साथियों पाया जाता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज मानव शरीर द्वारा न पचाया जाने वाला पदार्थ है। इसका पाचन मानव शरीर में साथियों नहीं होता है। ये रेशेदार पदार्थ होते हैं जो रुक्षांश की बाती कार्य करते हैं। रुक्षांश क्या होते हैं तो साथियों अपन बात करेंगे जब अपन भोजन के मुख्य अवयवों में लास्ट में जाएंगे, तब रुक्षांश की भी मैं आपसे बात करूंगा। तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि रुक्षांश जो रेशेदार जो पदार्थ हैं, जैसे तरबूज वगैरह में, ककड़ी वगैरह में अपने को मिलते हैं, खीरा वगैरह में मिलते हैं रुक्षांश अपने शरीर को, है ना। इनसे होता क्या है कि जो कब्जी वगैरह की किसी को शिकायत रहती है तो डॉक्टर ये बोलता है कि आप सलाद ज़्यादा खाइए, उससे रुक्षांश की मात्रा बढ़ेगी, है ना, सेल्यूलोज की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, जिससे जो वो मल त्याग सुगम हो जाता है, आराम से मल त्याग वो कर सकता है। तो सेल्यूलोज मल को स्थूलता प्रदान करता है, यानी कि एक स्थूलता प्रदान करने का मतलब ये है कि एक जगह उसको बांधता है तथा मल त्याग को सुगम बनाता है। ये है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को दिन में लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता साथियों होती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ग्लूकोज ही एकमात्र ऊर्जा स्रोत साथियों होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपन पढ़ेंगे तब और बात करेंगे, अभी यही याद रखिए आप। तो ये साथियों कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने पढ़ा। अब वसा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितनी सारी चीज़ें आपको बताई सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको महत्वपूर्ण चीज़ें साथियों मैं बता रहा हूँ। याद करना आपका कार्य है, अच्छा मैटर मैं दूंगा आपको, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। और प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए बस आप, ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है। चलिए वसा की बात करें अपन, तो देखिए साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण अपना अवयव है भोजन का वो है वसा, और वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा अगर किसी से मिलती है तो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है साथियों वसा से 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम से मिलती है। वसा के 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि आपके कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी मिलती है। वहीं बात की जाए प्रोटीन की, तो लगभग 4.8 से लेकर के 5.1 जो वो किलो कैलोरी ऊर्जा वहाँ मिलती है। तो सर्वाधिक जो वो मिलती है वसा से, फिर प्रोटीन और फिर आपके कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, ठीक है साथियों। वसा की बात की जाए तो वसा भी साथियों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है साथियों। जल में अविलेय होती है वसा। जाहिर सी बात है, घी जो होता है, अपन देसी भाषा में बोलते हैं, जो घी होता है अपना, वो प्यारे साथियों क्या जल में घुल जाता? नहीं घुलता, तो वो वसा है। तेल है, क्या जल में घुल जाता है? नहीं घुलता, वसा है वो, है ना। तो ये जल में अविलेय होते हैं। ये कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है साथियों। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही अपने प्राप्त होती है। ये चिकनी तथा शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सर्वाधिक ऊर्जा इन्हीं से मिलती है, तो ऊर्जा के केंद्र यही होंगे। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको। ग्लिसरॉल के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं साथियों।
पाचन क्रिया के दौरान वसाओं के जल अपघटन से ग्लिसरॉल व वसा अम्ल बन जाते हैं। यह समस्त प्रक्रिया अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम के द्वारा साथियों होती है। पाचन तंत्र जब पढ़ेंगे तब लाइपेज एंजाइम के बारे में और आपको बताएंगे, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइमों के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी यही याद रखिए आपकी जो ग्लिसरॉल, एक प्रकार से ग्लिसरॉल के जो एस्टर हैं या जो वसा का पाचन है, वसाओं के जो जब जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल बन जाते हैं। यह समस्त जो प्रक्रिया वो किसकी वजह से होती है, अग्नाशय से जो लाइपेज एंजाइम निकलता है, यानी कि वसा का एक प्रकार से पाचन की अगर बात की जाए तो किससे होता है, लाइपेज एंजाइम जो अग्नाशय से निकलता है उससे होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा साथियों उत्पन्न होती है। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पर होता है। लास्ट ईयर आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था, जो कि गलत है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा वसा का संश्लेषण। वसा का संश्लेषण जो वो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जो अंतःपर्दवी जालिका साथियों 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी एक प्रकार से उस पर क्या राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम कण के रूप में उसके ऊपर अवेलेबल होती है, इसलिए वो खुरदरी होती है। ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य वहाँ होता है। लेकिन अगर बात की जाए साथियों अपने वसा के संश्लेषण की, तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पर वसा का संश्लेषण होता है साथियों। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बात करें अपने हाइड्रोजनीकरण की, तो असंतृप्त वसा से हाइड्रोजन का संकलन कर उसे संतृप्त किया जाता है, यानी कि असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है साथियों, है ना। उसी को भाई हाइड्रोजनीकरण क्या, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो असंतृप्त वसा में अगर अपन हाइड्रोजन डाल देंगे तो वो संतृप्त वसा में आ जाएगी। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एक छोटी सी बात है, बस पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। अब बात करें वसाओं के स्रोत की, तो वसा मिलती कहाँ है, तो साथियों वनस्पति से ही प्राप्त होती है और जंतुओं से ही प्राप्त होती है। वनस्पति से जैसे सरसों है, मूंगफली है, तिल है, नारियल है, काजू है, अखरोट है, ये सारे के सारे वसा के वनस्पतिक स्रोत हैं। ठीक है, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। जंतुओं से प्राप्त दूध से अपने को, अंडा से, मांस से, मक्खन यानी घी से अपने वसा अपने को प्राप्त होती है। तो ये जंतुओं से प्राप्त एक प्रकार से वसा के स्रोत हैं। फिर बात करें वसा के कार्य क्या है, तो सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत साथियों आहार को रुचिकर बनाती है। विटामिन डी व स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन डी और स्टेरॉइड के संश्लेषण में साथियों सहायक है। जितने भी विटामिन है, किसी भी विटामिन का संश्लेषण, यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। किसी भी विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता, केवल विटामिन डी को छोड़ करके। ठीक है, तो विटामिन डी व स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक साथियों कौन, वसा। इसके अलावा मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से भी बचाती है कौन, वसा। भाई अपने जो हृदय है, फेफड़े हैं, उसके बाहर अपने एक ढांचा है, कंकाल तंत्र है। ठीक है, अस्थि पिंजर का तंत्र है, उसके बाहर आपकी वसा एक प्रकार से है, जो मांस उसको अपन वसा बोल सकते हैं, वो है। उस वजह से जो चोट लगती है उससे भी वह जो आंतरिक अंग है उनको भी बचाती है। तो मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से बचाती है निश्चित तौर पर, यह भी कार्य इसका होगा। ठीक है साथियों, तो ये था वसा में। और वसा की कमी से होने वाले रोगों की बात की जाए तो साथियों देखिए, कमी से तो क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाती है। वसा की कमी से क्या आ जाएगी आपकी, कमजोरी आ जाएगी साथियों। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी क्या आती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, यानी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर इनका सेवन नहीं किया जाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कमजोरी आएगी, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि वसा का अगर अधिक सेवन कर लिया जाए तो क्या होगा, इससे साथियों मोटापा बढ़ जाएगा आपका। जैसे एक प्रकार से अधिकता में प्रयोग करेंगे, मोटापा बढ़ेगा, उससे आपका देखिए शुगर वगैरह सब बढ़ जाता है, हृदय की बीमारी हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। और मोटापा जो बढ़ने का मुख्य कारण है वो साथियों जंक फूड का उपयोग, जिसमें वसा भर भर के होती है ना। तो जंक फूड का उपयोग कम करना चाहिए, यानी कि घर का सादा भोजन कीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार खा लिया कोई बड़ी बात नहीं है, समोसा वगैरह, कचौरी वगैरह कभी कभार खाइए। अब बनते हैं तो खाना भी ज़रूरी है, सीधी सी बात है, इच्छा होती है सबकी, लेकिन कम होनी चाहिए ना, हर रोज़ खाना गलत है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है, इसी कारण वह अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है साथियों। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कार्य क्षमता में साथियों कमी आती ही है। तो ये था साथियों कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में, जो कुछ भी महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया है।
मुझे नहीं लगता कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में जो भी प्रश्न बनेगा वो इनसे बाहर बनेगा, निश्चित तौर पे नहीं बनेगा। और इसी प्रकार से अपने और भी जो प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, संतुलित भोजन, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और मुख्य भोजन के प्रमुख अवयवों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।